आम आदमी पार्टी ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने उनको गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि इसके पहले भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और अब जो है आज सुबह उनके घर पे प्रवर्तन निदेशालय की टीम गई पूछताछ करने, लेकिन वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ। उसके बाद उनको लेकर के यहाँ आई और वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ये पूरा केस है पहले सीबीआई ने 2016 में रजिस्टर किया था अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। उसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच की, वो करप्शन एंगल से की। उसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने भी इसमें जांच पड़ताल की और अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई, प्रवर्तन निदेशालय की टीम जिसमें जब शामिल हुई, तो हवाला एंगल से इसमें केस रजिस्टर किया ईडी ने और 2 बार पूछताछ करने के बाद आज अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती सिर्फ आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके विधायक को। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के ओखला इलाके के विधायक अमानतुल्लाह खान को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल में अमानतुल्लाह के ऊपर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन में अमानतुल्लाह खान ने घोटाला किया है। साथ ही इनके ऊपर ये भी आरोप है कि कुछ नियुक्तियों को लेकर अमानतुल्लाह खान ने फर्जी तरीके से लोगों को अपॉइंट कर दिया था। इस पूरे मामले में पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खान को एफआईआर कर गिरफ्तार किया था और उसमें पूछताछ की थी, लेकिन उसके बाद मामला सीबीआई को चला गया और उसके बाद अब ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ईडी को कुछ इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत हैं वो मिले हैं। उन्हीं के लिए पहले ईडी ने कई दौर की पूछताछ अमानतुल्लाह के की, लेकिन उसके बाद आज ईडी सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंच गई और उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अमानतुल्लाह खान अपनी सास की बीमारी का बहाना देते रहे और दुहाई करते रहे कि मेरी सास की जो तबीयत है वो ख़राब है, इसलिए बाद में पूछताछ कर लें। लेकिन ईडी पूरे इरादे से पहुंची थी और उसके बाद वहां से अमानतुल्लाह खान को लेकर चली गई। फिलहाल आम आदमी पार्टी में जो गिरफ्तारी है वो एक और बढ़ गई है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महज आरोपी होने के आधार पर किसी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश बनाए जाने की जरूरत बताई है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज कोई आदमी आरोपी है, इस आधार पर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई आदमी दोषी करार भी दे दिया जाता है तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उदयपुर में एक स्कूल के एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया था और उस आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि किसी पिता का लड़का बिगड़ैल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सारे पक्षकारों से इस संबंध में सुझाव मांगा है और कोर्ट ने कहा कि जब सारे पक्षकारों के सुझाव आ जाएंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी करेगा। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। कैमरामैन कालीकांत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी सेबी चीफ। कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि माधवीपुरी बुच को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरा सवाल सिर्फ सेबी, इसके चेयरपर्सन और आईसीआईसीआई से ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है। आप जब सेबी के हेड को चुनते हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? उन्होंने कहा कि इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी कौन है इस पर हम निर्णायक तौर पर पहुँचे नहीं हैं। अलग अलग मोहरे हैं, उनमें से एक मोहरे के विषय पर बात करने हम आए हैं, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। पवन खेड़ा ने दावा किया कि सेबी चीफ एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी। वो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ले रही थी। माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को आगे भी वो ले जाएंगे। माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई के अलावा और कहां से फायदा ले रही हैं, इसका खुलासा आने वाले समय में किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बीजेपी आज से अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अब से कुछ देर बाद
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्यता का नवीनीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और कहती है कि उसके 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। इस बार बीजेपी की सदस्यता अभियान 51 दिनों तक चलेगा और इसमें सभी सदस्यों की सदस्यता रिन्यू भी करनी है और 10 करोड़ नए सदस्य भी बनाना है। ये एक टेढ़ी कीर साबित हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि पार्टी सदस्यता अभियान में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रही है। चूँकि सदस्यता अभियान ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है तो कोई एक व्यक्ति 2 बार सदस्य न बन जाए, इसे देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा ताकि जो वास्तविक संख्या हो वही सामने आ पाए। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ समय से आम आदमी से मिल रहे हैं। वो कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी लोको पायलट से, कभी कैब ड्राइवर से। इसी कड़ी में वो पिछले हफ्ते डीटीसी के कर्मचारियों से मिले, जहां पर उन्होंने डीटीसी कर्मचारियों की समस्याएं जो हैं वो जानने की कोशिश की। उन्होंने डीटीसी की बस में भी सफर किया। इसी कड़ी में आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल पर डीटीसी कर्मचारियों से मिलने का वीडियो जो है वो साझा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो भारत को चलाते हैं और प्रतिदिन लाखों यात्रियों के सफर को सुगम बनाते हैं, मगर समर्पण के बदले उन्हें कुछ मिला तो सिर्फ न्याय। उनकी मांगे स्पष्ट हैं, समान काम, समान वेतन और पूरा न्याय। वो भारी मन और दुखी दिल से सरकार से पूछ रहे हैं, हम नागरिक पक्के तो नौकरी कच्ची क्यों। ये सब बातें उन्होंने जो है जितनी भी बातें डीटीसी कर्मचारियों से की थी वो सब बातें आज उन्होंने एक्स हैंडल पर लोगों से शेयर की। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें अवतरण समारोह में बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया कि कोई भी संत या योगी कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो सत्ता और समाज को अपने कदमों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने देश और समाज को बांटने में सफलता हासिल की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से ही कट्टर हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े हैं। वो बार बार हिंदू धर्म की तमाम जातियों को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान को पार्टी के भीतर मचे घमासान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले सदन में भी कह चुके हैं कि वो यहाँ पर किसी की नौकरी नहीं करने आए, प्रतिष्ठा उन्हें मठ से भी मिलती थी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद जो अभ्यर्थी थे SC OBC वर्ग के, उनकी मांग है कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए और वो पिछले 10 दिनों से इको गार्डन पे धरना दे रहे थे। आज ये मुख्यमंत्री चौराहे पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर, और ये घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने इनको बैरिकेड लगा करके रोका। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पुलिस और जो यहाँ पर अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे उनके बीच झड़प हो रही है और उनको उठा करके ये बसों में डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए आप जो पुलिसकर्मी हैं, और देखिए वो देखिए लाठी, ये देखिए लाठी चार्ज, ये देखिए लाठी चार्ज हो गया। ये देखिए लाठी, एक पुलिसकर्मी ने लाठी चार्ज कर दी और उसको लेकर के यहाँ पर देखिए जिसने लाठी चार्ज किया था उसको पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हटा दिया है और यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हो गए हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने जैसे ही यहाँ पर इनके बीच तीखी झड़प हो रही थी और उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने लाठी चलाया, उसके बाद ये उग्र हो गए, लेकिन पुलिस अधिकारियों को समझाने के बाद फिर ये बैठ गए हैं सड़कों पे। दिसंबर 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बड़ी घोषणा की है। बावनकुले ने कहा कि अगले 10 दिनों में महायुति का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो जारी करने वाले हैं, यानी कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इसकी घोषणा अगले 10 दिनों में होने वाली है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों से नीचे आने को तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 100 सीटें मांग रही है। ऐसे में अजित पवार को 60 सीटें देने को भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ने हरी झंडी दिखा दी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, जितने जल्दी उम्मीदवार घोषित करेंगे उतना प्रचार का समय ज्यादा मिलेगा। फिलहाल महायुति में एक बात तो पक्की मानी जा रही है कि जिनके विधायक जहां से है वो सीटें वही पार्टी वहां से लड़ेगी। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद चकदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी के बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा। कल महाविकास अघाड़ी ने इस मामले को लेकर विशाल मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में उद्धव ठाकरे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम गेटवे ऑफ इंडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमको इनको गेट आउट ऑफ इंडिया करना है। उद्धव ठाकरे ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी क्यों मांगी, मूर्ति गिरने के लिए माफी मांगी या मूर्ति बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए माफी मांगी। इतना ही नहीं, शरद पवार ने कहा कि जब तक हम इनको सत्ता से बाहर नहीं कर देते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उधर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। हरियाणा के पूर्व मंत्री और टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली सहित कुछ और लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ज्वाइन कर लिया है और वहीं पर देवेंद्र बबली जेजेपी के सीनियर नेता भी थे और यही कारण था कि जब वो पंचायत मंत्री थे तो सारे हरियाणा में ही जो सरपंच थे देवेंद्र बबली के खिलाफ हो गए थे। इससे पहले देवेंद्र बबली ने कांग्रेस भी ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन दीपक बावरिया द्वारा उनको ना कर दिया गया था और इसके बाद देवेंद्र बबली ने बीजेपी का रुख किया था। और यही कारण है कि आज चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों की देर रात तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है, क्योंकि शाम को ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसी तरह शाम को ही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है और इसमें राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से शामिल हो सकते हैं तो दूसरी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ममता सरकार एक नया कड़ा कानून लेके आने वाली है। ये नया कड़ा कानून बलात्कारियों के ऊपर होगा। यानी जिस तरह से देखिए कि आरजीकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन रैलियां किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, वहीं विरोधी पार्टियों के द्वारा और खुद ही टीएमसी पार्टी सड़कों पर उतरी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या किया गया था, इसके पूरी मामले की 7 दिन के अंदर जो दोषी है उन्हें गिरफ्तारी किया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा फांसी की दी जाएगी। और उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने पूरे मामले को लिया और कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच दी दिया है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति यानी संजय राय जो सिविल वॉलंटियर था उसी को गिरफ्तारी हुई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में 2 तारीख 3 तारीख को एक नया कड़ा कानून लेके आ रही है और इस विधानसभा में देखें इस बिल को यहीं पे पारित कराया जाएगा। 3 तारीख को इस पे बिल को पारित करा के सीधा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल के अनुमति के बाद इस तरह के कड़ा कानून बन जाएगा। आज विधानसभा में यानी 2 और 3 तारीख को इस बिल पे चर्चा होगी और राज्यपाल इसमें हस्ताक्षर करेंगे और पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा का एक नया कानून भी बन जाएगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र के कोंकण से बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया। इसके चलते उनके खिलाफ राज्य के 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। नितेश राणे के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और भड़काऊ भाषण के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर रामपुर पुलिस स्टेशन में तो दूसरी तोपखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। नितेश राणे की इस भाषण पर प्रतिक्रिया भी आई है। एमआईएम ने कहा कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहती है, तो वहीं नितेश राणे का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दुनिया भर में मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचू ने 100 लोगों के साथ लेह से दिल्ली तक का 1000 किलोमीटर का फुट मार्च शुरू किया है और ये मार्च लद्दाख को स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड जैसी जो उनकी मांगे हैं ये दिलाने के लिए किया जा रहा है और काफी अहम लद्दाख के लोगों का ये मार्च माना जा रहा है क्योंकि इसके पीछे एक तरफ लद्दाख ऑटोनोमस बॉडी है तो वही दूसरी तरफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, यानी पूरे लद्दाख का समर्थन इस मूवमेंट को है और पिछले 4 वर्षों से लगातार लद्दाख के लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब से इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है कि लद्दाख को एक तो स्पेशल स्टेटस 6th शेड्यूल दिया जाए, साथ ही लद्दाख को स्टेटहुड और पब्लिक सर्विस कमीशन और लद्दाख के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट्स लेह और कारगिल के लिए दी जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आशीष श्रीनगर,
बिहार के इन दो बड़े अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। आईपीएस अमित लोरहा पर आरोप यह है कि खाकी वेब सीरीज के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए का करार किया था। इस आरोप में उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया गया था। बिहार की विजिलेंस यूनिट ने 7 दिसंबर 2022 को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज किया था। अब इसी मामले को आधार बनाकर ईडी ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर आर्थिक अपराध इकाई कभी भी मामला दर्ज कर सकती है। साथ ही लोगों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार अब तक संजीव हंस को क्यों बचा रही थी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें अवतरण समारोह में बोल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया कि कोई भी संत या योगी कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो सत्ता और समाज को अपने कदमों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने देश और समाज को बांटने में सफलता हासिल की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से ही कट्टर हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े हैं। वो बार बार हिंदू धर्म की तमाम जातियों को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान को पार्टी के भीतर मचे घमासान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले सदन में भी कह चुके हैं कि वो यहाँ पर किसी की नौकरी नहीं करने आए, प्रतिष्ठा उन्हें मठ से भी मिलती थी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी के कुंभी गोला ब्लॉक के उसी इलाके में मौजूद हूं जहां पर बाघ का ज्यादातर मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। हाल फिलहाल कैमरों के माध्यम से जितनी भी तस्वीरें उस बाघ की जारी की गई हैं वो इसी इलाके की बताई जा रही हैं। दरअसल इमलिया गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद से ही लगातार यहां पर लोगों के बीच में बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है। दिन में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं और रात के समय भी कोशिश यही होती है कि अगर किसी जरूरी काम से घर के बाहर जाना पड़ रहा है तो उनकी संख्या 5 से 6 हो, ताकि किसी भी विपरीत स्थिति से वो निपट सकें। अब जो ये इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल इस इलाके को आप देखिए, एक ये रास्ता है जो सीधे जंगल की तरफ जाता है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ गन्ने के खेत ही नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा एक रास्ता ये मेरी बाईं तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी आपको सन्नाटा ही नजर आ रहा होगा। और जो कैमरे की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस तरह के कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि अगर बाघ का मूवमेंट होता भी है तो ये पता किया जा सके कि आखिरकार उसका ज्यादातर मूवमेंट कहां पर है। विभाग की टीम की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उस बाघ को पकड़ लिया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक